तो सीधा तस्वीरें दिखा देते हैं जल्दी से, चूंकि इस वक्त सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है और दोनों ही तस्वीरें इस वक्त आपके सामने लोकसभा की राज्यसभा की कार्यवाही की। उनका शुक्रवार दिनांक 20 दिसंबर 2024 को भारत से प्रस्थान होगा। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम आर्मेनिया की संसद, वहाँ की सरकार, वहाँ की मित्र जनता की को भी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 301 जी, क्वेश्चन नंबर 301। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो सीधा सीधा सवाल सरकार से पूछा था, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम न्यूनतम मजदूरी के साथ तुलना नहीं कर सकते क्योंकि किसान की मासिक आय क्या है इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, सरकार ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, तो किसान की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, सरकार ये जवाब दे दे। और अगर नहीं हुई तो कब तक इसको पूरा करने का काम करेंगे? किसान की आय दूनी कब होगी? या दूसरा मानी बाद में पूछ लेंगे, सप्लीमेंट्री में ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय के बारे में एनएसएस की एक रिपोर्ट, वही हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण। और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम एमएसपी के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे। और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग 109 बीजों की नई वैरायटी घोषित की गई है। तो हम उन्नत बीज दे रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी नदी जोड़ों के एक बड़े प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो रहा है। नदी जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए। सूक्ष्म सिंचाई योजना है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्रांतिकारी फैसला किया है, तो इसी सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किया है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को बिफोर लास्ट ईयर दी गई 2,14,000 करोड़, पिछले साल 1,94,000 करोड़, और इस साल भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हम किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, मैकेनाइजेशन है, मैकेनाइजेशन है कृषि का।
बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद अगर की है तो इस सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय की है। मैं आज तुलना में नहीं जाना चाहता, अगर मेरे मित्र चाहे तो मैं तुलना करके भी बता सकता हूं। अकेले तिलहन की फसल, दलहन की फसल जब उधर की सरकार थी तो केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी थी हमने। 1,70,00,000 मीट्रिक टन किसान को सही दाम देने के लिए खरीदी है। एक नहीं अनेकों उपाय, अगर आप अनुमति दें तो मैं तो पूरी बहस कर सकता हूं। ये सरकार कर रही है और उससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय कृषि मंत्री जी जैसा लच्छेदार भाषण कोई नहीं दे सकता है। आप प्रश्न पूछिए। लेकिन जमीन पर हालात भाषण से अलग हैं। मैं जानना चाहता हूं एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी, किसान के हालात कब सुधरेंगे। और मैंने जो गांव में पूछा था 23-24 के दौरान देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है, उसका उत्तर भी नहीं मिला है। ये प्रश्न काल है, माननीय सदस्य, डिबेट का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में लच्छा तो कहीं था ही नहीं। मैंने तो सीधे सीधे तथ्य रखने की बात कही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं एमएसपी पर आज भी खरीद हो रही है। सोयाबीन हम अभी भी खरीद रहे हैं और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की सरकार ने कहा कि सोयाबीन का किशन रेड्डी जी बैठे और ज्यादा खरीदना, टारगेट बढ़ाओ, तो उसकी अनुमति देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, डीएपी लगातार आ रहा है, किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और आप अगर राज्यवार चाहते हैं कि किस राज्य में किसानों की आय इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से कितनी है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में 10,480, अरुणाचल प्रदेश में 19,225, आसाम में 10,675, बिहार में 7,542, छत्तीसगढ़ में 9,677, गुजरात में 12,631, हरियाणा में 22,841। पूरे आंकड़े हर एक राज्य की जो आय बढ़ी है 2019 तक, उसके पूरे आंकड़े, और 2019 के बाद और तेजी से ये आय बढ़ रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ाने में, दुगनी करने में लगातार हम काम कर रहे हैं। श्री बलवंत वानखेड़े। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि देश के किसानों का प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और देश में किसानों के प्रति व्यक्ति आय निर्धारित मूल्यतम मजदूरी के कम है, इसलिए छोटे और न्यूनतम सीमांत किसानों के लिए सरकार कृषि नवाचार और प्रायोगिक औद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो किसानों की आय, तो आपने मुझे भी इसमें मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं संविधान के निर्माताओं को, जिन्होंने गहन चिंतन, गहन मनन और चर्चा करके, एक तरीके से कहा जाए तो उस चिंतन और मनन का एसेंस जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, उस पर उन्होंने डेलिब्रेट किया और यह संविधान हम सबको दिया। इसके लिए देश हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ है और हमेशा याद रखेगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डेलिब्रेट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दिया। हम 2 वर्ष पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको ये मौका मिला कि हम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव में भागीदार बन सकें। और आज हम
संविधान के एडॉप्शन पर, अपने 75 वर्ष पूरे होने पर इस मौके के भी हम चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद हमें अपने रिपब्लिक को, गणतंत्र को 75 साल पूरे होते हुए देखने का भी सौभाग्य मिलेगा और उसका भी चश्मदीद गवाह होने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो सेलिब्रेशंस हैं, ये जो हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, यह एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति कमिटमेंट को मजबूती प्रदान करता है। चाहे कोई सदन में उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, चर्चा, वाद विवाद और डिस्कशन, कुल मिलाकर के ये सारी डिस्कशन एक तरीके से हम सबको अपने संविधान को मजबूती देने में, कमिटमेंट के साथ खड़े होने में एक अवसर प्रदान करता है। और इसीलिए हम इस अवसर को, राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब इसका सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट इट इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यह प्रजातंत्र की जननी है और जब हम इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान समिति के सदस्य और संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि यह देश नेशन इन मेकिंग नहीं है, यह नेशन था, पुरातन देश था। और यह पुरातन देश हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे एथोस के आधार पर, हमारे पुरातन विचार पर यह समाहित था। और इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को जब देखेंगे तो हमेशा भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का गौरवमय इतिहास, इसका बार बार उल्लेख होता है। और जब हम पुरातन विचार की बात करते हैं और हम इंडियन एथोस की बात करते हैं तो इंडियन एथोस में हम पाते हैं डेमोक्रेसी कंप्राइजेस ऑफ फ्रीडम, एक्सेप्टेबिलिटी, इक्वालिटी, inclusivity in society and allow the common citizens to lead a quality and a dignified life. इसके लिए हम समर्पित हैं और ये विचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के मन में भरपूर पूर्ण तरीके से समाहित था और ये चर्चा हम सबको देखने को मिलती है। हम अगर ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें और हम अपने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो हमें ध्यान में आता है कि सभा, समिति, संसद, इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह इस बात को बताता है कि हमारे यहाँ डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेट, ये हमारे एथोस में, हमारी कल्चर में, हमारे संस्कृति में विराजमान रहा है। और उसी को आगे बढ़ाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को रखा कि भारत पुनः उन बातों को समझकर, ध्यान रख करके, अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान में रख करके, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रख करके, वह जो ये राष्ट्र है विच इज टाइम्स इमेमोरियल, उसको ध्यान में रख करके हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। हमें जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यवर्त, भारतवर्ष, इन शब्दों का प्रयोग आज़ादी के बहुत बहुत पहले हम लोगों ने उपयोग में लाया। यह भी इस बात का प्रमाण है कि हम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को ध्यान में रख करके हम सब ने संविधान का आगे संविधान का फॉर्मेशन किया। मैं यहाँ ये भी ध्यान में लाना चाहता हूँ, आजकल हमें संस्कृति की बातचीत करते हैं तो कई बार तकलीफ भी होती है कई लोगों को
जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। मैं उनके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में भी अजंता अलोरा की गुफाओं का उसमें छाप दिखती है। उसमें हम सबको कमल का भी छाप दिखता है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है, कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से, दलदल में से निकल करके आजादी की लड़ाई लड़ करके हम नए सुबह के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए। और इसलिए हमारा संविधान भी हमको उस कमल से ये प्रेरणा देता है कि तमाम मुसीबतों के बावजूद हम प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस कमिटमेंट के साथ खड़े होंगे। अगर मैं पिछले 75 साल की जर्नी, यात्रा की चर्चा करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिसका उल्लेख आदरणीय वित्त मंत्री जी ने डिबेट को प्रारंभ करते हुए कहा और उन्होंने अंबेडकर को उद्धृत किया, बाबा साहब अंबेडकर जी को उद्धृत किया और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में उसको कहा और उससे पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर कितने दूरंदेशी थे और कितनी दूरदृष्टि उनकी थी। हाउ फार साइटेड ही वॉज। And what he said was, I repeat, yesterday Madam Sitaraman ji has elaborated it, but I'm repeating it. However good the Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad the Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. मैं इसको इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि मेरे वक्तव्य में ये गुड लॉट और बैड लॉट बार बार आने वाला है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। संविधान को बहुत गहराई से हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा था, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ करना यह भी बैड लॉट ने शुरू से ही ठान ली थी। और वह जब बैड लॉट ने ठानी, मैं जर्नी की बात कर रहा हूं, यात्रा की बात कर रहा हूं, मेरा मानना है कि जब देयर आर ऑब्जेक्टिव डिसीजंस वी गेट राइट आंसर्स, वी गेट गुड रिजल्ट्स, बट व्हेन देयर आर सब्जेक्टिव डिसीजंस वी गेट बैड लॉट, वी गेट बैड आंसर्स, वी गेट रॉन्ग आंसर्स। और इस बात को हमको समझना चाहिए। आप देखिए, देश को जोड़ने का काम आदरणीय सरदार पटेल जी, भारत के होम मिनिस्टर, उनको दिया गया और ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद। After years I heard from the Mukharbin of the Congress people speaking about Law Purush Sardar Vallabh Bhai Patel. उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा, 562, the Iron Man, and one was left, and that one was left, that was Jammu Kashmir, to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. माननीय नड्डा जी, एक मिनट प्रश्न। माननीय सदस्यगण, on behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Alen Simonian, President of the National Assembly of the Republic of Armenia, along with the members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guest.
The delegation arrived in Delhi. Honorable members, the delegation arrived in Delhi from Armenia on Monday, 16 December 2024. They are now seated in the special box. Besides Delhi, they will also visit Jaipur and Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Though through them we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament of Armenia, the government and the friendly people of Armenia. Honorable Nataji, please. तो मैं कह रहा था कि एक जम्मू कश्मीर की रियासत जिसका जिम्मा जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री जी ने लिया था, और हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए।